शोभना जी, हिंदुस्तान टाइम्स के सभी महानुभाव और इस समिट में पधारे हुए सभी वरिष्ठ जन, आपने विषय तय किया है कि हम उज्जवल भारत की दिशा में है या नहीं। मुझे विश्वास है कि ये जो 2 दिन मंथन चलेगा, पक्ष विपक्ष में अनेक विचार उभर करके आएंगे, नए सुझाव आएंगे, स्थितियों का मूल्यांकन होगा, परिस्थिति का आकलन होगा और उस सब के द्वारा कुछ न कुछ बातें ऐसी उभर कर आती हैं जो देश के लिए काम आती हैं। मैं हिंदुस्तान टाइम्स को और शोभना जी को बधाई देता हूं कि पिछले 12 साल से लगातार यह उनका अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें सभी विचार के, पक्ष विपक्ष के विचार के लोग आते हैं, मिलते हैं, संवाद करते हैं। आज जो वैश्विक परिस्थिति है उसमें बाय एंड लार्ज इस बात को स्वीकृति मिली हुई है कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। और जब भारत सबसे आगे बढ़ने वाला देश माना गया है तो दूसरी तरफ देखें तो विश्व की स्थिति पूरी तरह स्लो डाउन की है। चाइना की तो बहुत सी चीजें पिछले दिनों उजागर हुई। यूरो रीजन के अंदर 1.5% जीडीपी आकर के अटक गया है और ऐसे में वर्ल्ड बैंक कह रही है कि भारत का जीडीपी 7.5% और ऑलरेडी पिछले 3 महीने का जो हिसाब आया वो 7.4 आया। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो ये हम मान करके चलते हैं कि भारत उज्जवल भविष्य की दिशा में बहुत ही मक्कमतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। ये अचानक नहीं होता है और आज की भारत की स्थिति को समझना है तो एक वैश्विक संदर्भ में देखना होता है, दूसरा हमारी बीती हुई कल के संदर्भ में भी देखना आवश्यक होता है। अगर हम हमारे बीते हुए 2 साल 5 साल जो भी तय करें उसको अगर हम नजरअंदाज कर दें और फिर तराजू लेकर के बैठेंगे तो बात सही नहीं निकलेगी। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए एक खुला मन चाहिए, एक साहस चाहिए कि हम कहां थे, किस हालात में थे और उसमें से निकलना कितना कठिन था। चारों तरफ निराशा का माहौल था। यहां बैठे हुए जो उद्योगकार हैं वो एक पैर तो ऑलरेडी बाहर रख चुके थे और दूसरा ले जाने की तैयारी कर रहे थे। अगर इस रूप को पहले ध्यान में लिया जाए और फिर देखा जाए तो पता चलेगा कि हाँ भाई, ये समझने के लिए मोदी की जरूरत नहीं, अपने आप समझ आता है यार काफी बदलाव आया है। और इसलिए मैं आशा करूंगा कि हम चीजों को, इन 2 प्रमुख बातें हैं, एक वैश्विक परिवेश, एक हमारी बीती हुई कल,
और ये जो कुछ भी परिणाम आया है, एक तो स्टेबल गवर्नमेंट होना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान होता है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। कितनी अच्छी पार्टी हो, अच्छे लोग हो, लेकिन अगर फ्रैक्चरमेंटेड है तो आशंकाओं का माहौल बना रहता है। करेंगे नहीं करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो बदलाव आया है, जो हमें उज्जवल भविष्य की दिशा में ले जाने वाले का अगर सबसे पहला कोई क्रेडिट जाता है और सबसे पहला यशस्वी कदम अगर कोई है, तो हिंदुस्तान की जनता ने पूर्ण बहुमत वाला मैंडेट दिया। क्रेडिट गोज टू 125 करोड़ हिंदुस्तानी। ये बहुत बड़ा काम देश की जनता ने किया है। सरकार जब परिवर्तन लाती है, अचानक नहीं आता, एक लंबा परिश्रम करना पड़ता है। अब हमें मालूम है कि वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रेटिंग करते रहती है। कई वर्षों से या तो हम स्थिर हैं या तो लुढ़क जाते हैं। आगे जाने की तो अवस्था हमारे नसीब में ही नहीं थी, और हम भी ऐसे आदी हो गए थे कि हाँ यार गुजारा कर लो। मन से हमने उस स्थिति को स्वीकार कर लिया था। इतने कम समय में अचानक 12 पॉइंट उछल करके आगे बढ़ना, दुनिया के जितने भी लोग मिलते हैं वो इस बात को ध्यान से कह रहे, भाई इतना बड़ा जंप कैसे लगा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तब होता है जब राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें मिल करके निश्चित दिशा में सुधार अभियान चलाते हैं, सरलीकरण करते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को साकार करते हैं। 20 फॉर्म है उसको 2 कर देते हैं, प्रक्रिया 3 साल चलती है उसको 6 महीने में ले आते हैं। ऐसी एक एक चीज डिसीजन। और इसके लिए मैंने पहले राज्यों के सभी अधिकारियों को बुलाया, एक 100 पॉइंट का चार्टर दिया, 2 दिन का वर्कशॉप किया, आग्रह किया। लेकिन सबसे खुशी की बात और इस फोरम ने समझने वाली जो बात है वो ये है, 12 पॉइंट उछल के जाना अच्छी बात है, अच्छी दिशा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है उन राज्यों ने कमाल करके दिखाया है जिसकी तरफ कभी हिंदुस्तान की आर्थिक जगत वालों का ध्यान जाता ही नहीं है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये रैंक प्रोफाइल बढ़ा रहे अपना। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के मुख्य धारा में भी जिन राज्यों को आर्थिक विकास यात्रा में योगदान कभी गिना नहीं जाता था, वे आज लीड रोल कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यों में एक नई ताकत, नई ऊर्जा, नया विश्वास पैदा हुआ है। भारत को आगे बढ़ना है तो दिल्ली से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। राज्यों के मजबूत खंभों पर ही देश खड़ा हो सकता है। और अगर हम इस साइकिल को लेकर के चलते हैं कि दिल्ली देने वाला है और राज्य लेने वाला है, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। राज्य और दिल्ली दोनों मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के चले, एक दिशा में चले, गति समान बनाने की कोशिश करें, परिणाम अपने आप निकल आएंगे। नीति आयोग का जो गठन हुआ है उसका मूल प्रयास ये है कि राज्य केंद्र मिलकर के काम करे। पहली बार केंद्र और राज्य के पैसों का आवंटन कैसे किया जाए। 14 फाइनेंस कमीशन ने 42% रुपए राज्यों को देने के लिए कह दिया। स्थिति ये बनी है कि आज देश का जो पूरा खजाना है उस खजाने में से करीब 65% खजाना राज्यों की जेब में है, सिर्फ 35% दिल्ली के पास है।
ये पहले कभी नहीं था, पहले रिवर्स था, 35% राज्यों के पास था, 65% दिल्ली का। ये बदलाव आया। उसके बाद जब करना था तो मैंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाई, उनको कहा कि भाई देखिए ये काम करना है, आप मिल बैठ के तय करके लाओ। अब तक क्या होता था, दिल्ली तय करता था ये करेंगे ये नहीं करेंगे। पहली बार हुआ कि राज्यों ने, मुख्यमंत्रियों ने मिलकर के तय किया कि ऐसा करिए। और मैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भी दिल्ली के प्रति उदारता भी रखी और अपनी चिंता भी की, और ऐसा एक समावेशी व्यवस्था बना करके दी जिसको हमने लागू कर दिया। हम राज्यों को कैसे साथ लें? हमारे देश में हम चाहते हैं एक्सपोर्ट हो, लेकिन राज्यों का वो एजेंडा ही नहीं है, और इसलिए क्वालिटी प्रोडक्शन, क्वालिटी पैकेजिंग, क्वालिटी ब्रांडिंग, ये राज्यों के कोई इनिशिएटिव है क्या? राज्यों के उसके इंसेंटिव कोई स्कीम है क्या? एक्सपोर्ट करने वालों के लिए राज्य कुछ करता है क्या? पहली बार हमने राज्यों में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाने का आग्रह किया और राज्यों को कहा कि आप अपने राज्य में इसके लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनको जरा प्रोत्साहित कीजिए, उनको मिलिए, उनकी कठिनाइयां समझिए और ग्लोबल मार्केट में वो कैसे जा सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा इतना बड़ा देश है, हम इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, तो दुनिया को ये समझ नहीं आते हम क्या कह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा उसको मुंबई का पता है, दिल्ली का पता है, कलकत्ता का पता है, आईटी रिवॉल्यूशन के बाद बेंगलोर, हैदराबाद का पता है। पूरे हिंदुस्तान की ताकत विश्व को मालूम नहीं है। हमारे राज्यों को दुनिया पहचाने, ये बहुत आवश्यक है। हमारे राज्यों की अपनी अपनी ताकत है। पहली बार हमने विदेश व्यवस्था के अंदर राज्यों को जोड़ने का एक सक्रिय प्रयास किया है। विदेश विभाग में स्पेशल राज्यों के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया है और विश्व के नेताओं का राज्यों से मिलना जुलना बढ़े, राज्यों की ताकत पहचाने। भारत इतना बड़ा विशाल देश है कि हम सिर्फ दिल्ली से हिंदुस्तान दुनिया को नहीं दिखा सकते, राज्यों की ताकत दिखाएंगे तो बदलाव आएगा। ये जो दिशा है वो दिशा बदलाव लाती है। कभी कभार आर्थिक दृष्टि से हम लोग उस सोच के लोग हैं, मान लीजिए, यानी इसमें दोष कुल मिला के हमने कई वर्षों से जो सुना है, पढ़ा है, हमारी सोच बनी है, तो हम चीजों को उसी दायरे में देखते हैं। अगर दिल्ली सरकार ये कहे कि हम एक साल में 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने लगाएंगे, 1.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करेंगे, तो आर्थिक जगत में जरूर लिखा जाएगा, वाह सरकार कुछ कर रही है, बड़ा कमाल का काम कर रही है, सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या मोदी ने डिसीजन ले लिया, क्यों 21,000 मेगावाट बिजली एक साल में निर्णय। लेकिन मोदी ने एक छोटा काम किया, हिंदुस्तान के 100 शहरों के साथ एमओयू किया, एलईडी बल्ब, स्ट्रीट लाइट में एलईडी बल्ब बदलना, घरों में एलईडी बल्ब बदलना। अब तक 20 शहरों का काम पूरा कर दिया, 83 शहरों का काम चल रहा है। जिस दिन ये 100 शहरों का काम पूरा हो जाएगा एलईडी का, उस दिन इस देश में 21,500 मेगावाट बिजली बचेगी। 21,000 मेगावाट बिजली अगर मोदी कारखाना लगाता है तो हिंदुस्तान टाइम्स में तो मैंने वो भाग्य होगा नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन किसी अखबार में तो हेडलाइन हो जाती है कि मोदी ने 21,500 मेगावाट का बिजली का कारखाना लगा दिया। हमें, क्योंकि हमने वो सोचा है 21,500 मेगावाट बिजली का कारखाना है ना, 1.25 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट, मतलब कि देश का 1.25 लाख करोड़ रुपया बच गया। एलईडी बल्ब लगाने से इन 100 शहरों को और उन 100 शहरों के नागरिकों को हर साल
45,000 करोड़ रुपया की बचत होगी। 45,000 करोड़ रुपीस। आप कल्पना कर सकते हैं कि बदलाव कैसे आता है। अभी मैंने एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम किया चंडीगढ़ में। हमने कहा कि जरा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके थोड़ा बारीकी से देखें, चंडीगढ़ को केरोसिन मुक्त बनाना। विनोद शर्मा यहां हो गए तो उसको कुछ और सुनाई देगा। मैं केरोसिन मुक्त कह रहा हूं। तो आप लोग इतनी देर करते हो। चंडीगढ़ में हर वर्ष 30 लाख लीटर केरोसिन जाता है। उसमें सब्सिडी जाती है करीब 3.5 करोड़ रुपए की। अब चंडीगढ़ ऐसा शहर है कि जहां लोगों के पास गैस सिलेंडर भी है, फिर भी केरोसिन जा रहा है। मतलब कहीं गड़बड़ है। मैंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। मैंने कहा देखो भाई, और आप जान करके हैरान होंगे, 80% केरोसिन उन घरों में जाता ही नहीं था, फिर भी सरकार का जाता था और पैसे जाते थे, इंपोर्ट करना पड़ता था, खर्च होता था, कहीं और चला जाता था। हमने तय किया कि भाई जहां गैस सिलेंडर है, घर में बिजली, उसको केरोसिन की कोई जरूरत ही नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ है। ठीक किया, 80% केरोसिन बचा। लेकिन ये जांच करते समय ध्यान में आया कि 3200 गरीब परिवार ऐसे थे जिनमें केरोसिन का उपयोग होता था। हमने तय किया कि उनको गैस सिलेंडर पहुंचाएंगे और चंडीगढ़ को केरोसिन मुक्त करेंगे। चंडीगढ़ को केरोसिन मुक्त करना मतलब सरकार की तिजोरी में बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी चोरी होती थी, बंद हो गई। एनवायरमेंट को जो नुकसान हो रहा था वो बंद हो गया। 30 लाख लीटर केरोसिन जो कि डीजल में मिक्स होता था, जो टोटल पॉल्यूशन के लिए समस्या पैदा करता था, वो रुक गया। 30 लाख लीटर केरोसिन जो कि विदेशों से हम इंपोर्ट करते थे, देश का फॉरेन एक्सचेंज जाता था, वो रुक गया। क्रूड ऑयल लाते थे, रिफाइन कर। मैं देश के संदर्भ में मैं सिर्फ ये चीजें बताता हूं कि दिशा क्या है, इससे पता चला। आप देखिए गैस सिलेंडर, हमारे यहां गैस सिलेंडर को हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के साथ जोड़ दिया, बैंकों में सीधा सब्सिडी देना शुरू कर दिया। पहले जितने गैस सिलेंडर जाते थे और जब डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम सीधा बैंक अकाउंट में जाने लगा तो करोड़ों की तादाद में गैस सिलेंडर लेने वाले कोई निकले ही नहीं। मतलब करोड़ों गैस सिलेंडर बच गए, यानी कि करोड़ों गैस सिलेंडर की सब्सिडी बच गई। यानी टारगेटेड सब्सिडी। आज देश में अगर मोदी ये निर्णय करता कि हम इतनी सब्सिडी कट कर देंगे, तो जो अपने आप को रिफॉर्मिस्ट मानते हैं वे हफ्ते भर मोदी की तालियां बजाते कि यार सब्सिडी मोदी ने निकाली, ये है, आदमी में दम है। लेकिन टारगेटेड सब्सिडी करके, लीकेजेज रोक करके देश के धन को बचाने वाला मोदी रिफॉर्म नहीं दिखता है। और इसलिए सोचने वालों को भी दिशा पकड़नी पड़ेगी कि हम जिसे काम मानते थे वही काम नहीं होता है। जो हम परिणाम चाहते थे वो परिणाम किसी और रास्ते से भी आ सकता है, देश का भी भला हो सकता है और वेलफेयर स्टेट के नाते हमारा रास्ता नहीं चला जाता। और इसलिए हम चीजों को कैसे अब हमारे देश में हम लोगों का स्वभाव कैसा है। हम मान लीजिए विमान में जा रहे हैं, क्योंकि यहां सब विमान वाले बैठे होंगे, कुछ पढ़ने की किताबें या कुछ चीज, बगल वाली सीट खाली है वह रख दी। हमारी तो सीट पर हम बैठे हैं, बगल वाली सीट हमारी नहीं है, लेकिन हमने कुछ चीजें रखी है, अपना छोटा बैग रख दिया, पाउच रख दिया, किताब रख दी। और विमान चलने से पहले पहले आखिरी इंसान आ गया
और उसकी वो सीट वहां बैठ गया, तो हमें क्या लगता है, मेरी सीट ले ली है। दिस इज अवर साइकोलॉजी। यानी जो सीट मेरी नहीं है, सिर्फ मैंने किताब रखी है, उसका मूल मालिक आ गया तो भी मुझे लगता है मेरी सीट ले ली। हम उस मनोवैज्ञानिक अवस्था में काम करते हैं, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। और ऐसे मनस्थिति के अंदर अगर मोदी कहता है कि अब आपको ईश्वर ने इतना दिया है, ये गैस सिलेंडर जी 400-500 रुपए की सब्सिडी में क्या लगा है, क्यों लेते हो? और मुझे खुशी है, मैंने कोई ज्यादा कैंपेन नहीं किया, इस देश के 40 लाख से अधिक लोगों ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी। जो देश बगल वाले की सीट छोड़ने को तैयार नहीं, वो खुद की 40 लाख लोग गैस सिलेंडर छोड़ दें, मतलब देश का जनमन विकास की दिशा में कितना बदला है, इसका ही ये उदाहरण है, इसका ये उदाहरण है। और इसलिए बदलाव कैसे आते हैं, ये बदलाव हमें ध्यान आते हैं। हमने भी तय किया कि जिन्होंने 40 लाख गैस सब्सिडी छोड़ी है, ये पैसे मैं सरकार की तिजोरी में नहीं ले जाऊंगा। उन्होंने अगर इतना उदारता बताई है तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि उसको समाज की ताकत में कन्वर्ट करना। और इसलिए हमने क्या किया, 40 लाख उन गरीब परिवारों को ढूंढा, इनकी गैस सब्सिडी के बदले में गैस सिलेंडर उनको दिया, सब्सिडी उनको ट्रांसफर की, और जो घर में लकड़ी का चूल्हा झाताल जलाते थे, खुद का स्वास्थ्य खराब करते थे, बच्चे रोते रहते थे, पर्यावरण का नुकसान होता था, उन 40 लाख परिवारों को बाहर निकालने का काम किया। इतना ही नहीं, कोशिश यह है कि जिसने सब्सिडी छोड़ी है उसको हम बताते हैं कि तुम्हारे वाली सब्सिडी राजस्थान के उस गांव में पहुंची है। कैसे बदलाव आता है, ये सब संभव है, ये सब बदलाव है। रेलवे, किसी ने सोचा होगा क्या कि दुनिया के बाजार में रुपये की इतनी बड़ी ताकत हो? माफ करना मुझे, ये हो जाने के बाद भी अभी कईयों को समझ नहीं आया कि कुछ काम हुआ है। पहली बार लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रेलवे के लिए रुपे बॉन्ड को स्वीकृति मिलना, वरना गोल्ड चलता है, डॉलर चलता है, पाउंड चलता है, रुपया दुनिया के बाजार में नहीं चलता है। पहली बार लंदन एक्सचेंज ने रुपये बॉन्ड को हमने मंजूरी दे दी, रुपया बॉन्ड निकला। अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा रुपये में करेगा और उसको वापस भी रुपया मिलेगा। ये रुपये की प्रतिष्ठा विश्व में बनना, अब धीरे धीरे मैं एनटीपीसी को भी उसमें ले जाने वाला हूं। हो सकता है हम सिंगापुर जाएं, लंदन रहे, कहीं और जाएं, लेकिन विश्व के बाजार में हमारी ये साख पैदा होना, ये अपने आप में आर्थिक विकास के लिए एक बहुत, और साख बहुत बड़ी बात होती है जी, साख बहुत बड़ी बात होती है। हमारे देश में आपको हैरानी होगी जान करके, और कभी अब जाओगे तो देखना, रेल जाती है, ऊपर ब्रिज बना है, एक तरफ से यहां बना है, एक तरफ यहां से बना है, बीच में खाली है। क्यों? तो रेल वाले परमिशन नहीं देते। अब इधर बन चुका है, वो तोड़ने वाला तो है नहीं तुम परमिशन, लेकिन 2-2 साल, 4-4 साल हमने एक फॉर्मूला बनाई कि संबंधित जितने लोग होंगे महीने में एक बार एक्सचेंज करेंगे बातों को और फॉर्मूला के तहत क्लियर कर देंगे। आज इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग नहीं पड़ा है, जो 2-2, 3-3 साल पड़ा रहता था। चीजों को गति कैसे दी जाती है हमारे देश में, मेरी ये सोच है कि आज हमारे देश का विकास कितना ही क्यों ना हो, मान लीजिए साइकिल में हम हवा भरते हैं, मुंजाल जी तो फिर नापते हैं कि 40 डिग्री हवा गई कि 30 डिग्री गई, कि मीटर ठीक बताता है। लेकिन मान लीजिए
साइकिल की ट्यूब में एक कोने में फुग्गा हो जाए, गुब्बारा हो जाए और हवा वहां चली जाए तो मीटर तो ठीक बताएगा, लेकिन साइकिल चलेगी क्या? मैं समझा पा रहा हूं? साइकिल की पूरी ट्यूब में समान रूप से हवा पहुंचनी चाहिए, तब साइकिल चलेगी। अगर उसी ट्यूब में उतने ही पॉइंट वाली हवा गुब्बारा हो जाए तो साइकिल नहीं चल सकती। उसी प्रकार से देश की इकोनॉमी भी अगर पश्चिम भारत में ही चलती रहे और पूर्वी भारत में विकास न हो तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बात हमें समझनी होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो, बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उड़ीसा हो, ये ऐसे पोटेंशियल क्षेत्र हैं। हिंदुस्तान के सेकंड ग्रिल रिवॉल्यूशन की ताकत ईस्टर्न इंडिया में पड़ी हुई है। हमारी पूरी योजना का केंद्र बिंदु वो होना चाहिए, देश की इकोनॉमी को नई ताकत मिलेगी। उसी प्रकार से अभी 4 दिन पहले एक महत्वपूर्ण काम हुआ। अच्छा होता देश के मीडिया जगत का उस पर ध्यान गया होता। भारत में रेलवे इंजन बनेंगे। कई वर्षों से फाइलें चल रही थी, फैसला नहीं हो रहा था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 40,000 करोड़ रुपया 2 रेलवे इंजन बनाने के उद्योग के लिए ऑलरेडी एग्रीमेंट हो गया, काम शुरू हो गया, पिछले हफ्ते की बात है। और दोनों मेरी जो पॉलिसी है ईस्टर्न इंडिया को डेवलप करना है, ये दोनों कारखाने बिहार में लगेंगे। और निर्णय अभी किया है मैंने, चुनाव के पहले नहीं किया है। कहने का तात्पर्य, आपने देखा होगा बजट को बारीकी से, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी राशि ईस्टर्न इंडिया पे लगाई है। पहली बार हम ईस्टर्न इंडिया को गैस ग्रिड से जोड़ रहे हैं। देश में फर्टिलाइजर अब 80,000 करोड़ रुपया यूरिया सब्सिडी जाती है। जितने अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं ये पैसे बर्बाद कर रहे हो, रिफॉर्म लाओ, सब्सिडी रद्द करो। क्या उसके कोई उपाय है कि नहीं है? हमने एक निर्णय किया। कुछ लोग कहेंगे हमारे समय हुआ, अब मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता, लेकिन कोई भी चीज का परिणाम जब तक उस चीज को 100% नहीं करते नहीं आता है, टोकन करने से नहीं आता है। हमें मालूम है हमारे देश में यूरिया में बहुत सब्सिडी जाती है, करीब 80,000 करोड़ रुपया, लेकिन ये कोई देखता नहीं कि ये यूरिया किसान के पास जाता है कि नहीं जाता है। इस सब्सिडाइज यूरिया केमिकल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। श्याम भरतिया जी, इसलिए क्या होता है कि सब्सिडाइज यूरिया की चोरी होती है, केमिकल इंडस्ट्री वाले मार लेते हैं, वे प्रोसेसिंग करके अपना प्रोडक्ट बाजार में देते हैं, नाम आता है किसान का। इसको कैसे रोका जाए? हमने तय किया यूरिया को 100% नीम कोटिंग किया जाएगा। एक बार यूरिया को नीम कोटिंग किया तो वो खेती के सिवा किसी और काम में आ ही नहीं सकता है। हिंदुस्तान में जितना यूरिया प्रोडक्ट होता है उसका काम पूरा हो गया है। इंपोर्टेड जो यूरिया है उसका काम विदिन ए मंथ और 2 पूरा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यूरिया की चोरी गई मतलब सब्सिडी बची मतलब रिफॉर्म। इसको अगर ठीक लगे तो इसको रिफॉर्म कहना चाहिए। कामों में एफिशिएंसी, टारगेटेड काम को कैसे चलाना, अगर उस दिशा में हम चलते हैं हम कैसे परिणाम ला सकते हैं, इसका मैं उत्तम नमूना दे रहा हूं। एट द सेम टाइम हमने, क्या होता था पहले मालूम है आपको, कि जो फर्टिलाइजर कारखाना होता है उसकी इनएफिशिएंसी एक प्रकार से इंक्रीमेंटल बेनिफिशियरी रहती थी। ऐसी स्कीम थी कि भाई
आपका अगर उत्पादन खर्च 50 रुपया हुआ तो आपको उस प्रकार से सब्सिडी मिलेगी। अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट 100 हो गया तो उस प्रकार से मिलेगी। मतलब आप जितना बुरा करोगे उतनी ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। ये चलता था। हमने आके तय किया कि सबकी इनपुट कॉस्ट की जो चीजें हम कॉमन कर दी, सबकी गैस का हमने कॉमन कर दिया, सारी चीजें कॉमन कर दी। अब हमने कह दिया सबका रेट फिक्स होगा, बाजार में जाएगा, जो सब्सिडी मिलेगी। अब उनको एफिशिएंसी लेवल बढ़ाने की नौबत आ गई। चीजों को अगर थोड़ा इन्वॉल्व होकर के बदलते हैं तो बदली जा सकती है। हमारे देश में मैं हिसाब लगा रहा था, करीब 85 मेजर प्रोजेक्ट्स, इंस्टॉल प्रोजेक्ट, शिलान्यास पता नहीं किस प्रधानमंत्री ने किया होगा, वो तो अब वो तक वहां पत्थर भी शायद गुम हो गया है। और अरबों खरबों रुपयों के प्रोजेक्ट मैंने रिव्यू शुरू किया। आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं करीब 60-65 प्रोजेक्ट उसमें से ऑलरेडी काम आगे बढ़ने लग गया। अभी आपने देखा होगा दाभोल का पावर जनरेशन महाराष्ट्र 2 साल से बंद पड़ा था, अभी पिछले महीने चालू हो गया। देश को एनर्जी, हमारे देश में बिजली के कारखाने, कोयला उत्पादन बंद था, बिजली के कारखाने बंद थे, बिजली नहीं थी, उद्योग बंद थे, उद्योग बंद थे, रोजगार नहीं था, रोजगार नहीं था, इकोनॉमी ठप पड़ी थी। कैसा विष चक्र चल रहा था। कोयले पर हमने ध्यान केंद्रित किया और हाईएस्ट कोल उत्पादन रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया हमने, बिजली को पहुंचाया। और भारत आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए। अब ये बिजली पैदा होने का रिकॉर्ड टूटना वो काम है कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हुआ है। बिजली का झटका लगे, बिजली बंद हो तब तो हमारा ध्यान जाए, लेकिन बिजली इतनी तेज गति से सुधार हो, ये अपने आज करीब 8.5% ग्रोथ है उसका, छोटी बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ये सबसे अहम चीज है, वो बदलाव ला रही है। तो ये चीजें हैं जो परिवर्तन कैसे आता है उसका देखते हैं। एक दिन मैं देख रहा था, आजादी के 60 साल हो गए, बिजली पहुंचनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं, मैं किसी की आलोचना करने नहीं आया हूं। आजादी के 70 साल होने आए हैं। 18,000 गांव जहां आज बिजली का खंभा भी नहीं है। मैंने अफसरों को पूछा, ऐसा तो नहीं कोई पुरानी सरकारों ने तय नहीं किया, उन्होंने भी किया होगा, कोई ऐसा थोड़ा चाहेगा काम ना हो, लेकिन किया होगा। मैंने कहा नहीं जी, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे परिणाम चाहिए। और मैंने 15 अगस्त को लाल किले से कह दिया कि 1000 दिन में मैं 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाऊंगा। अब जो काम 70 साल में नहीं हुआ, वो अगर मैं 1000 दिन में करना चाहता हूं तो आप जानते हैं कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन और मुझे अगर 1000 दिन में 18,000 गांव करने हैं तो मतलब पर डे मुझे करीब 1900 गांव पर डे, मुझे 19 गांव पर डे, 19 गांव मुझे बिजली पहुंचानी चाहिए पर डे, तब जाकर 1000। आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप मोबाइल फोन पर एक ऐप ले लीजिए, डाउनलोड कीजिए, ग्रामीण विद्युतीकरण। यहां से बाहर जाकर के, यहां तो शायद जैमर होगा, लेकिन आप देख लीजिए। और उसमें आप देख सकते हैं कि पर डे किस गांव में क्या काम हो रहा है, इतनी ट्रांसपेरेंसी। और आज 100 दिन हुए हैं, मैंने घोषणा की करीब 100 दिन हुए हैं। अब तक मुझे 1900 गांवों में बिजली का काम पूरा करना चाहिए था। कल मैंने रात को जरा देखा यहां आने से पहले ऐप पर, तो 3004 गांव पूरे हो चुके हैं। और आप अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं कि इस गांव में क्या चल रहा है, खंभे पहुंचे, तार पहुंचा, लोग पहुंचे। उसमें जो इंजीनियर काम कर रहा है उसका मोबाइल नंबर और उसका ईमेल एड्रेस भी रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि चैलेंज रूप पे काम स्वीकार किया है।
आजादी के 70 साल बाद जब वो अपने गांव में बिजली देखेगा, मुझे बताइए वो बिजली गरीब के काम आई कि नहीं आई? देश गरीब के काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम तय करें, चीजें बदल सकते हैं। हमने सागरमाला, भारतमाला, भारतनेट, कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज ग्लोबल इकोनॉमी में पोर्ट सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारे देश क्या था, रेलवे अलग, पोर्ट अलग। रेलवे वाला ट्रेन कहां लगाता है? जहां पॉलिटिकल एमपी का प्रेशर आता है तो वो वहां 1-2 किलोमीटर डाल देता है। अब पार्लियामेंट पे भी पूरे रेलवे बजट पे ताली नहीं बजती, उसके गांव में रेल आएगी नहीं, उस पर बजती है। ये हमने देश वहां से ले गए हम लोग। हमने कहा भाई चलिए हम एक पोर्ट सेक्टर का अपना रेल डिपार्टमेंट बनाएं, और पोर्ट रेल डिपार्टमेंट बनाया। इधर से ये रेल जाएगी और वो पोर्ट से इधर के आएगा, दोनों जुड़ेंगे। और जब तक हम पोर्ट को रेल कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ते हैं, हमारे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को हम ग्लोबल लेवल का नहीं बनाते हैं, हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन ही नहीं सकते। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा क्षेत्र हमने चुना है और आने वाले दिनों में जाएंगे। हमारे देश में जो रिफॉर्मिस्ट लोग हैं वो कहेंगे कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करो। वाह, ये सरकार है यार, देखो। फिर स्ट्राइक होती है, उसको पूछने के लिए कोई नहीं, फिर उसकी पहली पेज पर फोटो आती है, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। यानी देश कैसे चल रहा है? हमने शिपिंग कंपनी, सब लोग कहते हैं घाटे में चल रही थी, सालों से घाटे में चल रही थी। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, घाटे में से तो बाहर निकाला। इस वर्ष भारत की शिपिंग कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। यानी हमारे पास दो ही रास्ते हैं क्या? एक, या तो डिसइन्वेस्टमेंट करो या बंद कर दो। तीसरा रास्ता भी है, उसको कॉर्पोरेटाइज करो, उसका कल्चर बदलो, वर्क कल्चर बदलो, अपॉलिटिकल कर दो, एफिशिएंसी लाओ, आप स्थितियों को बदल सकते हो। ऐसे अनेक इनिशिएटिव हैं जिसके द्वारा, मुझे मालूम नहीं समय का क्या है, तो मुझे पार्लियामेंट जाना है, तो खुशखबरी है पार्लियामेंट चल रही है। और इसकी क्रेडिट मोदी को नहीं जाती है, सभी दलों को जाती है, सभी दलों को जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, मैं अनगिनत गिना सकता हूं, एक सप्ताह भर में भाषण कर सकता हूं। देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमेशा कार्यक्रमों के आधार पर हम सोचते हैं तो एक सीमा आ जाती है। सबसे पहली बात होती है नियत। और मैं मानता हूं सफलता का मूल आधार नियत होती है। अब नियत के प्रकाश में कौन सी नीति बनती है और उस नीति को लागू करने के लिए कौन सी रणनीति लाते हो, और उस रणनीति को सफल करने के लिए कौन सा आपका टाइम टेबल है, रोड मैप है, इंप्लीमेंटेशन स्कीम है। आज देश में विचारों की, सुझावों की कमी नहीं है। आवश्यकता है उत्तम बातों को लागू करना, धरती पर उतारना। मेरा प्रयास है कि चीजों को धरती पर कैसे उतारूं। और आज मैं कह सकता हूं, ये जितनी चीजें देखते हैं आप, अचानक नहीं हुई है, एक बहुत ही सजग प्रयास का परिणाम है कि जिसके कारण ये संभव हुआ है। और ये प्रयास निरंतर चलते रहेंगे। यह देश आगे बढ़ के रहेगा, आप विश्वास कीजिए। सारी दुनिया इस बात को मान रही है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है जी? विवेकानंद जी सालों तक यहां काम किया, लेकिन जब तक शिकागो से चिल्लाए नहीं, देश को पता नहीं चला।
लेकिन अब दुनिया कह रही है देश आगे बढ़ रहा है, तो ठीक यहां भी लोग मान लेंगे, मुझे विश्वास है। और इधर उधर देखोगे तो देश आगे बढ़ रहा है। मैं फिर एक बार इस समारोह में मुझे आने के लिए आपने निमंत्रण दिया, मैं आपका आभारी हूं। और मेरी कोशिश रही है कि जिस विषय पर आप चाहते थे उसी पर बोलने का मैंने प्रयास किया है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इधर उधर जाने की। चुनाव है तो उस मूड में होता हूं, यहां हूं तो इस मूड में होता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Mr. Prime Minister, sir. May I request Mrs. Bharatiya to please present a small token of appreciation to the Prime Minister of India.